हमारे साथ वीरेंद्र यादव जी भी हैं, जो मीडिया प्रभारी जी हैं अटेवा के, और मैं जी उनसे भी बात करूंगा अभी। जी जी मैं पेंशन जी पे जी आता हूँ। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज सुन रहे हो आप? तो जी सर। जो अखिलेश जी ने कहा पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, और अटेवा के लोगों में खुशी की लहर दौड़ी हुई थी। तो आप अटेवा के जो है बहुत बड़े सम्मानित कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। तो इस संबंध में जो है हम लोग आपसे बातचीत कर भी चुके, लेकिन आज हम फिर बातचीत करेंगे। अटेवा का जो मोटो है, एक पुरानी पेंशन बहाल हो, और नवीन अखिलेश जी ने कहा एक पुरानी नवीन पेंशन हम देंगे, अपने वचन में लिखा उन्होंने। तो क्या आपको लगता है इस पर, और क्या है अटेवा के क्या मोटो हैं इसको लागू कराने के लिए, इस पर आप बताएं अपनी बात। जी सर, धन्यवाद। पहले तो मैं स्टूडियो को धन्यवाद देता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे मंडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं शिवराम जी साहब, और साथ में ताऊ जी भी जुड़े हैं, किसान नेता, और बहुत बड़े किसान नेता भी हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, और सबसे ज्यादा आपको प्रणाम करता हूं कि आपने हम लोगों को मौका दिया। तो सर, पेंशन और पार्टी, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं सर। राजनेता और पेंशन, हमें पार्टी से लेना देना नहीं है। मुझे जन कल्याण हेतु पेंशन बहाल कराना है। हम लोग सभी दरवाजे पर गए, इवन भाजपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा, ये बसपा और अन्य जो सीपीएम वगैरह हैं, सारे लोगों के पास गए। जितने विधायक एमपी थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के साथ मिले, और हम लोग ये कहे कि हमारी पुरानी पेंशन जरूर मांग है, और पूरे कर्मचारी जो 30-35 वर्ष 40 वर्ष करता है नौकरी, उसको पेंशन नहीं मिल पाती है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंडी परिषद के शिवराम साहब जी कह रहे थे कि 50-90 साल का आदमी जवान होता है, नेतृत्व में प्रधानमंत्री के योग्य होता है, और 30-50 साल का हमारा कर्मचारी बूढ़ा कैसे हो जाता है। तो ये चीजें हैं। तो सच्चाई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उनके 1-2 दिन के बाद भी ये शपथ ग्रहण के बाद ले लेते हैं पेंशन, और हमारी नहीं मिल पाती इस देश सेवा करने के बाद, और मिल नहीं पाती है। हम देखिए, इस बार अखिलेश जी बहुत क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, माननीय अखिलेश जी, और विश्वास भी लोगों को है, हमें ही नहीं जनता को भी विश्वास है कि इन्होंने जो वादा करते हैं लागू करते हैं। और दूसरी बात, इसी बीच अन्य पार्टी दलों ने भी पुरानी पेंशन की बात कही है। मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं शुरू से, हमारी टीम लगी हुई है कि पूरी राष्ट्र में जितने दल हैं, पार्टी हैं, सभी पुरानी पेंशन को मुद्दा बनाए। और यहाँ तक जैसे आपको मैं बता दूं, एक ये है बसपा सुप्रीमो ने भी इस चीज को कहा है, कांग्रेस के नेतृत्व ने भी कहा है, पेंशन देने की बात कही है कि हम भी करेंगे, और जनवादी पार्टी जैसे भी लोग कहे हैं कि हम भी करेंगे। छोटी बड़ी सारी पार्टी खुशी होती है हम तो ये चाहते हैं कि इनके साथ साथ जो सत्तारूढ़ पार्टी हमारी भाजपा की है, वो पेंशन केंद्र में है, उनके साथ कोई आचार संहिता नहीं है, वो बहाल कर दें, ताकि ये मुद्दा ही समाप्त हो जाए। इसके बाद सारे लोग अपने अपने साथ में रहें, और इस प्रकार की हम लोग सोच रखते हैं। और इस पेंशन की बात जो किसानों की है, मैं तो जानता हूं अभी किसान की बात हो रही थी, हमारा मुद्दा ही यहाँ पर आज टॉपिक दिया है, पुरानी पेंशन, किसान और मजदूर जैसी बात हो रही है। तो किसान और मंडी जैसी बात, तीनों बात है, किसान, मंडी और पुरानी पेंशन, इसका एक रिश्ता है। हमारा किसान प्रोडक्ट पैदा करता है, उसको मंडी तक ले जाता है, जिस मूल्य में लेने के लिए ले जाता है। इसके बाद प्रोडक्ट अगर ज्यादा ये मांग और पूर्ति के नियम के आधार पर ज्यादा हो जाते हैं, तो वह प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट जो है बिक नहीं पाता है, और कम दाम में बिकता है। यहाँ तक कि औने पौने बेचकर किसान भागते हैं, और उनको उचित मूल्य नहीं पाता, लागत नहीं मिलती है, तो आत्महत्या तक को मजबूर हो जाते हैं। एक बड़ी दुखद बात है इस किसान प्रधान देश में, सबसे बड़ी दुखद इस बात को है। और मेरे पास इसका क्लू है कि किसान आत्महत्या न कर पाए। हमने फेसबुक पर लिखा था पीएम साहब को डायरेक्ट टारगेट करके कि पीएम साहब, एक मौका हमें दो, एक मौका हम पेंशन विहीनों को दो, हम भारत के प्रत्येक नागरिक को पेंशन देंगे। तो इसके बाद उसके आया था, उसका निर्णय भी आया था, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा था कि साधुओं, सन्यासियों और किसानों को, मजदूरों को और व्यापारियों को भी पेंशन देनी चाहिए। 3000 या 2000 इस तरह करके दिया था, और ये वादे का इतना सटीक असर पड़ा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हम राष्ट्रीय स्तर के पार्टियों को। इस बार के घोषणा पत्र में वो दिख रहा है
भाजपा सरकार की जो उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र है उसमें 1500 रुपये प्रत्येक नागरिक को पेंशन देने की बात हो रही है, वृद्धा पेंशन, और दूसरे को सपा समाजवादी पार्टी ने 1800 प्रति माह समाजवादी पेंशन की घोषणा की है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे किसानों की मौत हुई है, इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहता हूं कि जो ये 378 दिन, 1 वर्ष 13 दिन का जो आंदोलन, किसान आंदोलन चला, 17 सितंबर 2020 में संसद में जो पास किया गया एक कृषि कानून जो 3 है, और 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति द्वारा मोहर लगी, और 25 नवंबर 2020 को किसानों ने कूच किया, और ठीक 1 वर्ष 13 दिन पूरा जाड़ा, गर्मी, बरसात, फिर जाड़ा आ गई, इन्होंने उस बॉर्डर पर जमे रहे, लेकिन किसी को सुझा नहीं। हमारे राजनेताओं को, पहले राजनेता, शिक्षक, कर्मचारी और किसान 1-2-4 दिन, हफ्ते भर हो जाता था तो लोग बौखला करके जाके मनाते थे, और आज इस मनाने की कड़ी में प्रयास दूर दूर से किया गया और हमारे किसान उस तपती हुई भूमि में है। इस पर किसानों की मौत हुई है। मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि किसान की मौत कैसे हो गई। ये देखिए, 4090 किसान वो जिनके खुद के खेत थे, ऐसे मौत उनकी हो गई। 639 किसान ऐसे हैं जो ठेके पर जमीन लेकर खेती करते थे, और 5097 किसान जो दूसरों के खेतों में काम करते थे, उनकी मौत हो गई। और पिछले 7 वर्षों में 78,303 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 1 दिसंबर 2021 तक का ये न्यूज है। 78,303 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बड़ी दुखद है इस किसी प्रधान देश में। मुझे बड़ी अफसोस होता है अपने माननीयों पर, इस प्रकार का कैसा कानून बन रहा है और किस प्रकार की हमारी मंडियां तैयार हो रही हैं कि किसानों को भूखमरी का शिकार करना पड़ता है, अपनी उपज का उपज नहीं पा पाते हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जी, अटेवा का संघर्ष, अटेवा का संघर्ष 2013 से शुरू होता है और लगातार वो चल रहा है, और इस पोजीशन में है कि उत्तर प्रदेश में 2016 में पूरे साल भर तक वो चला, बहुत बेहतरीन चला। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी, और उनके कार्यकाल में बहुत सारे कार्य हुए, और यहाँ तक कि मृतक आश्रित को पेंशन देने का भी वादा किया गया था, और पूरा हुआ, जियो जारी हुआ, और काफी लोग उससे लाभान्वित हुए। और यहाँ तक कि कोरोना काल में मरने वाले लोगों को भी बहुत ही उस जियो से हर विभाग के लोगों को लाभ हुआ। और आज के कंडीशन में कुल 26 प्रांतों में हमारे कार्य चल रहे हैं। विशेष रूप से मैं यूपी और इस चुनावी दौर की बात करें तो जिस प्रकार से ये सन जो 1942 में जो आंदोलन चला था, तो गांधी जी 44 केजी के थे और बुढ़ापे में कहा था, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा आंदोलन पूरे भारत वर्ष में चला, और इस कदर चला कि वह पूरा देश से निकलना पड़ा अंग्रेजों को। और उसी तर्ज पर 1977 में कहा था जयप्रकाश नारायण ने, डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूँ। 46 केजी के थे, व्हील चेयर पर लाए गए थे, उन्होंने कहा था डरो मैं नहीं अभी मैं जिंदा हूँ। तो उत्साह में इतना दम होता है कि लोगों की उम्र उसमें आड़े नहीं आती। हम लोग शिक्षक समाज हैं, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं, किसी प्रकार का बदरेशन नहीं, एक चौकीदार की भी जरूरत नहीं पड़ती है हमारे आंदोलन में। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चलता है, बशर्ते भले किसी तरह से वो लोग व्यवधान पैदा करती है सरकार, अलग बात है, लेकिन ये आंदोलन बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चलता है। और इसी तर्ज पर इस बार हम लोगों ने एक नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय कुमार बंधु जी ने दिया है कि वोट फॉर ओपीएस, हम पुरानी पेंशन को वोट करेंगे। यह इस तर्ज पर इतनी तेजी से बढ़ा है कि पूरी प्रदेश में 5 प्रदेश जो चुनाव हो रहे हैं, उस 5 प्रदेश में आग की तरह फैल गई। आपको बता दूं, किसी भी फर्स्ट चुनाव मतदान में भी जितने वोटर पड़े कर्मचारी आज तक डालते नहीं थे, बहुत कम लोग डालते थे परसेंटेज में, और जितने वोटर पड़े मांग करके ले रहे हैं। हम इस ड्यूटी में गए थे, सारे लोगों को हमने पूछा कि कितने, किसी के पास यदि फार्म नहीं है तो हम फार्म उपलब्ध कराएं वोट डालने वाला। सारे लोग भर करके अपने फार्म दिखाए और लेकर के तैयार थे भरने के लिए। जरूर किसी व्यवधान हो रहा है कि हमारे वोट कायदे से नहीं पड़ रहे हैं, और जो अंतर जनपदीय लोग हैं, दूसरे जनपद में हैं, हमारे पुलिस भाई के साथी हैं,
सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, सारे लोग अपने अपने वोटर कार्ड लेकर के और वो सारी फोटो कॉपी करा करके पड़े हुए हैं और वोट डाल रहे हैं और बड़ी संख्या में परसेंटेज के हिसाब से वोट पड़ रहा है। अधिक से अधिक मतदान भी पड़ रहा है कर्मचारियों का। आप 2 मतदान हो गया 2 चरण का, आप दोनों में उठा करके इतिहास देख लीजिए, बेहतरीन ढंग से हुआ है। 4400 से ऊपर तो पहले ही मतदान वाले में हुआ था, इस बार का मैं आंकड़ा नहीं ले पाया हूँ और निश्चित रूप से हर जगह उपलब्ध है। इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि वोट आरओपीएस वाला जादू इस कदर चल रहा है, सारे कर्मचारी अधिकारी जाग चुके हैं। रही बात शिक्षकों की, मैं आपको बता दूं, शिक्षक कभी वोट डालता नहीं था, इनको डलवाने का काम किया जाता था, दूसरों की पेंशन बनाने के लिए, दूसरे की गद्दी दिलाने के लिए, कुर्सी दिलाने के लिए, मंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इस बार स्वयं पेंशन के लिए शिक्षक भी तैयार है और शिक्षक, एक शिक्षक केवल शिक्षक की उसकी वो नहीं है, गरिमा नहीं है, इसकी इतनी बड़ी गरिमा है समाज में। एक शिक्षक 10, 20, 50, 100, 200 वोट बढ़ाने की, 500, 1000 वोट बढ़ाने की क्षमता रखता है, मोटिवेशन करता है। यह शिक्षक इस समाज का एक ऋण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ शिक्षकों को और कर्मचारियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, अधिकारियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सरकार के अंग हैं, एक दूसरे के दामन चोली का साथ है, इसलिए इनका सम्मान करना चाहिए। एक विधायकों को, सांसदों को पेंशन मिल रही है और कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, तो कर्मचारी जो है अयोग्य हो जाते हैं पुरानी पेंशन के या पेंशन के, और ये सांसद विधायक क्यों रहेंगे पेंशन के अधिकारी? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन के जवाब में मैं इतना कहना चाहूंगा कि पूर्व में सामाजिक कार्यकर्ताओं को पेंशन निर्धारण नहीं था, जो सरकार के अंग थे और जिंदगी भर अपनी दाव लगा दिए कर्मचारी जो सरकार की सेवा में और सरकार के पक्ष में, उनकी पेंशन पहले दी गई उनकी बुढ़ापे में भरण पोषण के लिए, और वो सामाजिक कार्यकर्ताओं को, राजनेताओं को नहीं था। लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया, इन्होंने, जबकि हमारे अधिकार संविधान में भी डॉक्टर साहब ने दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, कि पेंशन पारितोषिक मिलना चाहिए बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद, नहीं तो ये कहीं के नहीं रह जाते हैं, सारी सेवा करने लगते हैं परिवार का, समाज का, और रह जाते हैं। और दूसरी बात, हम तो ये चाहते हैं कि जिसकी थी उसको मिलनी चाहिए, जिसकी नहीं थी उसकी समाप्त होनी चाहिए। लेकिन हमारे लोग ये इस पर भी खुश हैं कि आप भी ले रहे हैं मुझे भी दो, दोनों बातें हो सकती है। एक दिन में वो ले रहे हैं तो आप ले रहे हो तो हमें भी दो, ये भी मेरी बातें हमारे रहनुमाओं ने, हमारे विजय कुमार बंधु जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो काफी मेहनत किए हैं, उनको पेंशन पुरुष का नाम दिया गया है और बड़ी सौभाग्यशाली मैं हूँ कि पेंशन पुरुष का नाम मेरे द्वारा दिया गया है। एक और नाम मैंने दिया था, पेंशन वाला गांधी, जो बहुत नहीं चला, लेकिन फिर भी अभी भी समाज में उसमें हमारे सोशल मीडिया पर चलता है और मैं बड़े भाग्यशाली हूँ सर। अभी सरकार के कुछ अधिकारियों ने जो है नई पेंशन प्रणाली के पक्ष में जो है ये कहा था कि नई पेंशन प्रणाली पुरानी पेंशन प्रणाली से बेहतर है, बड़े तर्क दिए गए थे। इस पर आपका क्या कहना? जी सर, ये ऐसा है कि मजबूरी है। अभी जैसे आपने दूसरा एक प्रश्न हमारे साथी का दिए हैं कोरोना वाला, उसी तरह ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। वो अधिकारी हैं, सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, उनका कोई दोष है नहीं, वो जानते हैं कि एनपीएस क्या है। हमारे यहाँ भी कुछ अधिकारी हैं, मंच पर बोलते हैं कि सभा में कि एनपीएस अच्छा है, आप लोग इसको ले लो, इसलिए कि जबरदस्ती सरकार इसको थोप रही है। और जब मुझसे अकेले मिलते हैं, सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमारे अधिकारी जब अकेले मिलते हैं तो कहते हैं क्यों सर पेंशन बहाल हो जाएगी, पुरानी पेंशन? तो मैंने कहा बिल्कुल सर, 100% बहाल होगी। तो उन्होंने कहते हैं कि मैं भी पुरानी पेंशन में हूँ। आप सोच लीजिए, जो अधिकारी मंच पर ऐसी बात करते हैं और पर्सनल ऐसी बात करते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं डरे हुए हैं। और कहे थे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, उन्होंने, यदि देश की संस्थाएं बिकने लगे, देश की संस्थाएं बिकने लगे और व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता को समाप्त किया जाए, डराने धमकाने का अगर प्रश्न कर दिया जाए, तो समझ लीजिए कि वहां पर तानाशाह पनपने वाला है। ये किसी भी देश के लिए बड़ा ही घातक होता है। प्रचार हम लोगों ने किया है इस चीज का, उनके वक्तव्यों का सोशल मीडिया पर खूब प्रचार हुआ है लोगों द्वारा। तो इस तरह से
नहीं होना चाहिए। जिस तरह से धमकाया धमकाया जा रहा है, पूर्व में भी अंग्रेजों ने यही किया था, इसके पूर्व में भी यही किया था, काट मार किया था, धमकाए थे, जबरी वोट लेने का काम किया था। ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का यह हनन है। सभी को व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। कहीं बहुत ज्यादा हमारी अब तक जितने लोग संस्थाएं बनाए थे, हमारे पूर्व 70 सालों में बहुत सारी संस्थाएं देश को बनाई गई। यहाँ इस समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शायद मुझे लगता है कि कोई संस्थान डाले हों और बेचने में के लिए सबसे नंबर ऊपर है, और प्रधानमंत्रियों ने 1 2 3 करके बनाया और कुछ बेचने का काम किया, लेकिन बिल्कुल निजी हाथों में किया जा रहा है। शिक्षा का क्षेत्र निजी हाथों में चला गया, मेडिकल निजी हाथों में चला गया, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं। मैं माननीय कल्याण सिंह का भी तारीफ करना चाहता हूँ। वहां पर मेडिकल अफसर या तो मेडिकल कॉलेज में रहते थे, अस्पताल में रहते थे, और या तो इस्तीफा देकर डिस्पेंसरी कर लिए। उनकी छवि वाकई बेहतरीन थी। वह आदमी योग्य व्यक्ति थे। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ। और वर्तमान काल में जो पूर्व में थे माननीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी, इन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे शिक्षा की फीस बढ़ गई थी, मेडिकल की, एग्रीकल्चर विभाग की, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की, उनको भी कम करने का उन्होंने काम किया था। जब तक शिक्षित भारत नहीं होगा, देश का विकास, किसी देश का विकास नहीं होगा। और उन्होंने इस बार भी ऐसा है कि मैं मास्टर डिग्री तक महिलाओं को घोषणा पत्र में जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है इस बार सपा सरकार द्वारा, इसका भी मैं स्वागत करता हूं। और रही बात लोगों की शिक्षा, अगर पैसे की, अब देखिए एक हमारे हैं प्रिंसिपल हैं प्राइवेट कॉलेजों के माननीय सुरेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा कि पहले कुछ कम पैसे में फार्म भरा जाता था, फीस हुआ करती थी, अब इतना बढ़ा दिया गया है, 600 रुपए हो गए हैं, और वो हम लोग भरने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि बच्चों का कैसे भरवाया जाए। गरीब के लोग नहीं भरवा पाते हैं, इसलिए उसकी कीमत कम होनी चाहिए ताकि हमारे देश में गरीब के लोग शिक्षित हो जाए। आज कंडीशन देख रहे हैं, जिस दिन इस संस्थान को बेचा जाएगा, पूरा मसौदा तैयार है कि शिक्षा को निजीकरण के हाथों में बेच दिया जाए। सर, मुझे बड़ा दुख होता है, हमारे गरीब के बच्चे पढ़ाई के जाते हैं और भारत का निर्माण होने की ओर चल रहा है। संक्षेप में अपनी बात रखें, और जो है समय की एक सीमा है, आप समय भी समाप्ति की ओर है। और हम जितने भी दोस्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ हमें सुझाव दें, और हमें ये इसमें जो है अपने दोस्तों को भी भेजे ताकि जनता जागरूक हो सके। जाते जाते मैं ये सुनना चाहता हूँ कर्मचारियों के लिए, जो है आपका फिर से निर्देश में दोहराना चाहता हूँ अंत में, तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आपका एक लाइन में स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? एक यही सर, पूरे कर्मचारियों से हमारा निवेदन है, हर विभाग के कर्मचारियों से यही निवेदन है कि वोट फॉर ओपीएस जो मजबूत कंडीशन में है, जो हमारी पेंशन बहाल करता है, उसको पूरा सपोर्ट कीजिए। अपनी क्षमता एक जगह दिखा दीजिए, सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन हमारा वोट फॉर ओपीएस के चलते शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी